जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। रिजर्वेशन का मुद्दा फिर से एक बार सुर्खियों में है और सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि क्या दलितों की कुछ जातियों को जो पीछे छूट गई हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, उनको अलग से आरक्षण देने की ज़रूरत है, बाइफर्केशन करने की ज़रूरत है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिनों से बहस हो रही है। आज इस मामले के वकील नितिन मिश्राम जी ने बहस की सुप्रीम कोर्ट में। क्या बहस हुई, क्या मामला है और क्या होने वाला है, इस बारे में इनसे चर्चा कर। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रात के 10 बज रहे हैं, नितिन जी अभी सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि विषय इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या है ये मामला? 1999 से जी, या हो सकता है 1-2 साल उसके आगे पीछे से देश में, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश में एक बड़ी बहस चल रही है कि वहाँ कुछ जातियों के बीच में संघर्ष है कि आप ज़्यादा ले जाते हैं और हम लोग कम ले जा रहे हैं। और उसमें जो तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू, उसके साथ में एक जाति है, एक जाति उसके साथ में जा रही है। उस जाति को अलग से रिजर्वेशन देना है, उसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने एक ऑर्डिनेंस लाया। ऑर्डिनेंस लाकर गवर्नर जो है 123 नाम की जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत ऑर्डिनेंस लाते हैं, प्रेसिडेंट उसके तहत लाते हैं। और फिर 213 आई थिंक समवेयर दैट जो है आर्टिकल है, उसमें गवर्नर, आई थिंक, मुझे लगता है गलत हो गया है थोड़ा। अच्छा, कोई नहीं। नहीं, दोबारा ही शुरू करते हैं। ठीक, आप अपना जवाब दोबारा दीजिए, इसको चलने दीजिए। कोई मैं जस्ट 1 सेकेंड में दे देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे अभी बहुत दिनों से हम लोग उसको, नहीं तो हम लोग टू द पॉइंट बात कर सकते हैं ना, उतना टेक्निकल में क्यों जाए। जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट की बात है ना। कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल ध्यान में रखना भी बहुत अरे इतना आर्टिकल है, कितना आदमी याद करेगा। 1 2 3 में वहाँ मिलता है और 213 में पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट 213, राइट। 1 2 3 एंड 213 मैं 213 बराबर ही बोला था। हाँ, आपने ठीक बोला था। आप शुरू करें। शुरू हाँ जी, मामला क्या है, क्या बहस चल रही है? 99 में एक ऑर्डिनेंस आया आंध्र प्रदेश में। तेलुगु देशम के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में एक कानून लाया, ऑर्डिनेंस, जो गवर्नर पास करते हैं 213 आर्टिकल में, वो लेजिस्लेटिव उसका इम्पैक्ट होता है, वो लाया और उसके बाद में उसको कानून में तब्दील किया। और उसके तहत उन्होंने माला नाम की एक जाति है उसको 6% दिया, मादिगा नाम की एक जाति है उसको 7% दिया, और 2 अन्य जाति है उनको 1-1% दिया। ऐसे 4 जातियों का ABCD ग्रुप बनाया, जिसको मल्लाला वेंकट राव, ये मेरे क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं केस लड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में। मल्लाला वेंकट राव उसके तहत वहाँ के हाई कोर्ट में गए, हैदराबाद के, और हैदराबाद के हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि ये गलत है, SC की लिस्ट को आप बाइफरकेट नहीं कर सकते, उसमें कुछ जातियों को अलग से निकाल कर आप अलग से आरक्षण नहीं दे सकते। ये जो है वहाँ हुआ, वहाँ वो हार गए। वहाँ हारने के बाद मामला आया आगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने, जिसमें मेरे जो मलाला वेंकट राव हैं और EV चिन्नैया इज़ नो मोर, तो EV चिन्नैया और ये मलाला ने केस फाइल किया और उसमें कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है, बाइफर्केशन नहीं कर सकते। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। फिर 1-2 साल पहले अरुण मिश्रा नाम के जज सुप्रीम कोर्ट में थे, उनकी 5 जजेस की एक बेंच थी। उस बेंच ने कहा कि जो 2004 का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाइफर्केशन नहीं कर सकते, वो गलत जजमेंट है। इसीलिए इसको सुधारने के लिए 7 जजों के पास भेजा जाए। जब 7 जजों के पास आया, उसकी हियरिंग अभी चल रही थी।
उसमें मेरा जो भी करंट इशू है। ऑब्वियसली तो तब मैंने वहाँ आर्गूमेंट करते समय एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आर्ग्यू किया। वैसे मैं काफ़ी आर्गूमेंट हम लोगों के होने थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वहाँ आर्गूमेंट किया। उसमें हमारा आर्गूमेंट ये है कि 16(4) जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 2 दिन से जो सुन रहा है उसमें एक ही इशू आ रहा है। पंजाब की तरफ से जो इशू आ रहा है वो कह रहा है कि 16(4) में आर्टिकल 16 संविधान की 16(4) आर्टिकल है, उसके तहत बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को हमें आरक्षण देना है। और बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को जब हम आरक्षण दे रहे हैं तो हम हमारी जो स्टेट लिस्ट में एंट्री 25 है और 16 क्लास 4 में भी हम राज्य हैं और राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। यदि उस लिस्ट को बाइफरकेट करके जो एकदम दबा है उसको यदि हम लोग ऊपर लाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हम लोग जो है न्याय नहीं करेंगे। और वो यदि जो चिन्नाय का जजमेंट है वो हमारे इस पावर को ख़त्म करता है। वो कहता है कि पूरी एससी लिस्ट को देना होगा। तो उसकी वजह से जो है हम लोग कह रहे थे कि हम लोग बैकवर्ड नहीं है। मेरा आर्गुमेंट था कि शेड्यूल कास्ट को 16(4) में आरक्षण नहीं मिला है, उसको 335 में आरक्षण मिला है। और 335 में जो आरक्षण होता है वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 मई 1947 में ही सेटल किया है। फर्क क्या है 16(4)? यस, अभी मैं उसके इसमें आ रहा हूँ। 25 मई 1947 में जो आरक्षण सेटल हुआ वो आरक्षण हमें 1935 से मिल रहा है, जो शेड्यूल कास्ट को। यस, जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेड्यूल 1 में, इंडिया एक्ट के शेड्यूल 1 में शेड्यूल कास्ट क्या है उसकी डेफिनेशन है, और फिर उस एक्ट के तहत हमें पॉलिटिकल आरक्षण घोषित हुआ है। बाबा साहब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जा रहे थे, उसमें उन्होंने 3 चीज़ें जीती थी। पहला कि इस देश में अस्पृश्यता खत्म होगी। दूसरा कि इस देश में जो अनुसूचित जातियां हैं उसको पॉलिटिकल आरक्षण मिलेगा विधानसभा और लोकसभा में। और तीसरा, इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। ये तीनों चीज़ें 1935 में सेटल्ड हो गई थी। और 1936 में एडवर्ड किंग 8 जो था, एडवर्ड 8, उसने वहाँ की पार्लियामेंट ने एक बनाया था ऑर्डर 1936 में, जिसको उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936। वो 20 अप्रैल 1936 को बना था। उसमें जातियों की लिस्ट थी। जो जातियाँ सबसे पहले इसमें डाली गई थी वो सारी जातियाँ की लिस्ट 1936 में बनी और तब से हमारा आरक्षण चल रहा था। जब संविधान बनना शुरू हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर उसके संविधान सभा के मेंबर थे। बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल और बाबूजी जगजीवन राम भी उसमें थे। तो इनकी एक 24 जो भी एक संख्या है, 20 से ऊपर नहीं है आई थिंक, वो एक संख्या की जो संविधान सभा के मेंबर थे उनकी एक कमेटी थी, उसको एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स कहते हैं। उसकी एक सब कमेटी थी। तो उस समय सब कमेटी जो है, एडवाइजरी कमेटी की सब कमेटी जो है माइनॉरिटी अफेयर्स में, उसमें डिबेट हुआ और वोटिंग हुई। वोटिंग क्या हुई कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण देना है कि नहीं देना है। अभी शेड्यूल कास्ट का नहीं था उस समय, सारे माइनॉरिटीज़ को। अब माइनॉरिटीज़ में जिनकी संख्या 1% से कम है, जिनकी संख्या 1.5% से कम है और जिनकी संख्या 1.5% से ज़्यादा है, ऐसे 7 कम्युनिटीज़ थी। जिनकी संख्या 1% से कम है उसमें पारसी, आई थिंक पारसी और एंग्लो इंडियंस थे। दूसरे लिस्ट में जिनकी 1.5% से कम है उनकी इसमें सिख थे और क्रिश्चियंस थे आई थिंक। और जो जिनकी 1.5% से ज़्यादा है वो मुस्लिम्स और उसमें शेड्यूल कास्ट थे। ये सारी कम्युनिटी को आरक्षण देने का प्रावधान जो पहली सुप्रीम कोर्ट मतलब देश की जो संविधान बन रहा था उसमें ये प्रावधान था। माइनॉरिटी सब कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि इनको आरक्षण दिया जाएगा। उस कमेटी में 2 इम्पॉर्टेंट इशू सर्विसेज को लेकर भी हुए।
कि इनको सर्विसेज में आरक्षण दिया जाएगा क्या। पॉलिटिकल तो दिया है, सर्विसेज को भी दिया जाएगा क्या। तो उन्होंने सर्विसेज के आरक्षण को लेकर वोटिंग किया। वैसे पॉलिटिकल के लिए भी वोटिंग हुआ, सर्विसेज के आरक्षण में पहला वोटिंग इस पर हुआ कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनको जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो मेरिट पर है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसमें आरक्षण दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा दिया जाएगा। उसमें ज़्यादा वोट मिले हैं हमको, उसमें हमारे अगेंस्ट एक व्यक्ति है। ओके। और जब ये डिसीजन हुआ कि इनमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जो सरकारी नौकरियां भरी जाएगी, जैसे यूपीएससी और पीएससीज भरते हैं, स्टेट पीएससीज, उसमें भी आरक्षण होगा कि नहीं होगा। उसमें हमारे खिलाफ 6 लोग हैं और समर्थन में 11 लोग हैं, तो 17 लोग वहाँ वोटिंग किया है और हम लोग जीते हुए हैं। तो वहाँ से हमारा आर्टिकल 335 बना। ओके। और वो डिसीज़न जो है 25 मई 1947 में ही हुआ, देश को आज़ादी मिलने के पहले। संविधान जब नया बन रहा है तो नए संविधान में ये प्रावधान होगा। तब बैकवर्ड क्लासेस वाला जो प्रावधान था वो संविधान में नहीं था। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स लोगों ने पहला ड्राफ्ट बनाया, पूरे दुनिया भर में घूमे थे वो लोग, ड्राफ्ट कैसे बनाए इसको लेकर। और वहाँ से उन्होंने जब ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट में बैकवर्ड वर्ड नहीं था। जो आर्टिकल 16(4) है वो उस समय 12(3) थी। ओके। जब दूसरा ड्राफ्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में, आई थिंक अगस्त 1948 में बनाया, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें बैकवर्ड वर्ड डाला। हमारा आरक्षण कब सेटल हुआ? 335 नाम की आर्टिकल जो है वो उस समय 296 नाम की आर्टिकल थी। हमारा आरक्षण सेटल हुआ है मई 1947 में। बैकवर्ड वर्ड आया है आपका अगस्त 1948 में। और इसीलिए आया कि बहुत बवाल हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने नया ड्राफ्ट बनाया तो वो संविधान सभा के सामने चर्चा के लिए आया। तो लोग कह रहे थे कि आरक्षण तो हमने दे दिया है, फिर बैकवर्ड क्यों डाला। इस बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट ये है कि जिन लोगों को माइनॉरिटी अफेयर्स करके आरक्षण मिला था, उसमें से सारे लोग मुस्लिम, सिख, वो सरदार पटेल के पास गए। सरदार पटेल जो है उस कमेटी के चेयरमैन थे। माइनॉरिटी वाले वो अफेयर वही देख रहे थे। और वो देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ऑफिशियली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि नेहरू भी जो है भाषण में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला है। तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। जब ये उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हम हमारा आरक्षण छोड़ दे रहे हैं। मुस्लिम्स ने कहा और सिखों ने भी कहा। तो वो मामला जब छोड़ने का मामला था तो एडवाइजरी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि ये छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से इन सब लोगों ने छोड़ दिया, एससी ने नहीं छोड़ा। तो उस आर्टिकल में जो माइनॉरिटी वर्ड है उसको सुटेबली अमेंड किया जाए। उसकी डिबेट आई, उसका डिबेट आया। फिर सिखों ने कहा कि हम आज सर्विसेज का नहीं छोड़ा। सिखों को फिर हुकुम सिंह थे, उसको एक लंबा भाषण किया पटेल ने, और उस लंबे भाषण में उन्होंने कहा कि आप ऐसा धोखाबाजी मत कीजिए। ये इतिहास है। एब्सोल्युटली। 2 दिन में, पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ है और किस दिशा में जा रही है बहस। तो ये जस्ट इसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो पटेल ने उनको कहा कि जब आपने एक बार छोड़ दिया है, हम देने को तैयार है। देने के लिए अमेंडमेंट आया, लेकिन संविधान सभा ने उनका विरोध किया और उनको नहीं दिया। तो माइनॉरिटी सारे खत्म हो गए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट थे। इसलिए उस माइनॉरिटी शब्द को शेड्यूल कास्ट में बदल दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है कह रहा है कि आप बैकवर्ड क्लासेस है, और पूरा है ही नहीं। और पूरे सुप्रीम कोर्ट के 1950 से लेकर तो 2024 तक के जो 75 साल अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे, 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी जजमेंट में आरक्षण के इस बात को लिखा नहीं कि आप बैकवर्ड नहीं है, और इस बात को देखा नहीं, और इस बात को हमेशा छुपाया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छुपाया, हो सकता है वकीलों ने नहीं लेके जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर टू हैव सीन दिस, तो उन्होंने नहीं दिखाया। तो ये पूरा जो डिबेट है
वो कह रहा है कि 16/4 में तो बैकवर्ड रिलेटिविटी, अब बैकवर्डनेस हो देख सकते हैं। क्लास है, क्लास में कोई एक वर्ग जो है ज़्यादा बैकवर्ड हो सकता है, कोई कम बैकवर्ड हो सकता है। तो जो ज़्यादा बैकवर्ड है उसको सरकार का अधिकार है कि उसको अलग से दिया जाए। सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है, और इंदिरा साहनी ने कहा है सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है, इसलिए 16/4 में जब आरक्षण मिल रहा है तो आपका सब क्लासिफिकेशन होगा। यही पूरा दिन भर आर्गुमेंट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब मैं खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि हम लोग तो बैकवर्ड नहीं हैं, आपकी दलील सबसे पहले यही थी कि बैकवर्ड नहीं, हम लोग बैकवर्ड नहीं हैं। मैं चीफ जस्टिस को बोल रहा था कि हम लोग बैकवर्ड नहीं हैं। तो उनका कहना है कि इतने 70 सालों से जो जजमेंट है वो गलत है। मैंने कहा सभी दोबारा लिखने पड़ेंगे, वो सारे गलत हैं। तो कह रहे हैं कि हमने जो पूरा ये सिस्टम बनाया है पिछले कई सालों से, वो ऐसे कैसे ख़त्म कर ले। मैं बोला सत्य आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है। मैंने कहा यहाँ बैठ के आप इतना लोग बैठ के सत्य को दोबारा नहीं लिख सकते, सत्य को आपको जैसे है वैसे लिखना होगा। तो इसको लेकर काफ़ी बहस हुई, और चीफ जस्टिस का कहना है कि आपका यदि आर्गुमेंट हम मान लेंगे तो हमको हमारे आरक्षण के सारे जजमेंट बदलने पड़ेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो दलितों को मिलने वाला आरक्षण है वो सरकार के ऊपर मैंडेटरी है 335 का, और 16/4 में जो मिलने वाला आरक्षण है वो डिस्क्रिशनरी है, चाहो तो दो चाहो तो मत दो, ना दो या फिर अपने हिसाब से कम ज्यादा कर एब्सोल्युटली। लेना। तो इसमें दो मिसचीफ मुझे लग रहा है कि दलितों को 16/4 में इसीलिए लाया जा रहा है ताकि जो 50% की सीलिंग है SC ST OBC को क्लब करके वो 50% की सीलिंग बनाई जाए, ताकि ये इनका आरक्षण सेपरेट रहेगा, 16/4 में नहीं रहेगा तो 50% की सीलिंग लागू नहीं होगी। तो हो सकता है कि दलितों को आरक्षण उनके अपने अधिकार में यदि मिले, फिर उसमें प्रमोशन का है, सब कुछ आरक्षण है और वो मैंडेटरी है, उसमें शाल लिखा हुआ है। वो आरक्षण यदि उधर से मिलता है तो इधर से 22% आरक्षण जो है OBC का बढ़ जाएगा। ओके, किस दिशा में जा रही है पूरी बहस? ये बहस मुझे लगता है कि आउटकम तो प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हाँ, सही बात है ना, लेकिन मुझे लगता है कि वो अलाउ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ को मान रहा है कि बाइफर्केशन होना चाहिए। वो हाँ, किस तरह से वो करेंगे, जिस तरीके से करेंगे वो डिफरेंट होगा। हो सकता है वो, लेकिन पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से स्टेटमेंट आया कि हाँ जो अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं गवई साहब, उनका कहना था कि SC ST के बच्चों को क्यों मिलना, सॉरी IAS IPS के बच्चों को क्यों मिलना चाहिए। देखिए एक रैशनल है, लेकिन यू टेल मी किसी भी एक जाति को आरक्षण मिला नहीं है। वो जो SC है उन लोगों को मिला। अभी जैसे प्रेसिडेंट ने जब लिस्ट को बनाया तो उसने पूरी कास्ट को डालने का प्रावधान नहीं था, उसमें था कास्ट रेसेस और ट्राइब्स और ग्रुप्स ऑफ कास्ट रेसेस और ट्राइब्स और सब ग्रुप्स ऑफ कास्ट रेसेस और ट्राइब्स। ये प्रावधान 341 में है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक जाति किसी एरिया में दलित है, SC लिस्ट में है, दूसरे एरिया में नहीं है, वही सेम जाति। आपको नागपुर का उदाहरण बताता हूँ। नागपुर ये कोई महाराष्ट्र में नहीं था, वो तो बाद में आया है। नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। मध्य प्रदेश के पहले उसका नाम जो है CP एंड बेरार था। 1950 में उसका नाम मध्य प्रदेश कर दिया गया। तो जब मध्य प्रदेश उसका नाम कर दिया गया तो उस समय जो 1950 में जो ऑर्डर आया SC का लिस्ट आया और 1936 में जो SC का लिस्ट आया, तो वहाँ महार कम्युनिटी है। वहाँ से 200 किलोमीटर दूर होशंगाबाद है, वहाँ महार कम्युनिटी है। लेकिन 1936 में और 1950 के लिस्ट में बोला कि वहाँ होशंगाबाद के जो महार हैं वो SC लिस्ट में नहीं रहेंगे। दैट मीन्स जो उन लोगों को समाज के बाहर ढकेल दिया गया था। जब 1931 में सेंसस हुई तो 31 के सेंसस में यह बताया गया कि एक्सटेरियर कास्ट, जो समाज से बाहर भगाई गई कास्ट है, एक्सटेरियर। उन्होंने कहा कि पहले डिप्रेस्ड क्लासेस वर्ड था लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे, एक्सटीरियर जिसको समाज के बाहर ढकेल दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि कुछ जातियों को कुछ समय के लिए ढकेल दिया होगा, उन लोगों को इसमें नहीं लाया जाएगा। उसमें यह भी देखा कि कुछ लोगों को सिर्फ रास्ते पर चलने की परमिशन नहीं होगी,
लेकिन वो सरकारी रास्ता नहीं होगा ना तो उसको हम नहीं लाएंगे उसमें। अच्छा, इसके पक्ष में कितने लोग हैं जो अपनी दलीलें दे रहे हैं? जैसे आप हैं। इस पक्ष में 7 जजों की बेंच में कौन कौन लोग हैं? 7 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस गवई हैं, फिर जस्टिस नाथ हैं, फिर उसके बेला त्रिवेदी है, जस्टिस शर्मा, जस्टिस मिश्रा और एक जज मित्तल है। ओके। मित्तल। तो ये 7 जजों की बेंच है। मतलब सोशल डाइवर्सिटी के हिसाब से देखेंगे तो 2 कम्युनिटीज़ बनिया जजेस हैं, एक कम्युनिटी दलित जज है, एक जज दलित हैं और 4 जजेस ब्राह्मीण हैं। यस। इसके राजनीतिक मायने भी हैं क्या? क्योंकि चुनाव Obviously, सामने obviously, हैं एक और simple उदाहरण और बताता कहीं हूँ। ना कहीं Yes, इस yes. तरीके की वकालत जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी लगातार करते रहे हैं। ऑब्वियसली ये जैसे ही ये बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक से फॉर एग्जाम्पल कि अकाली दल की कल सरकार सिर्फ सामाजिक नहीं धार्मिक भी है। अकाली लोगों की यदि सरकार आती है, अकाली लोग प्रो सिख है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सिखों के ऊपर ये आरोप था कि वो दलितों को जबरदस्ती सिख बना रहे। ये पटेल ने कहा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने खुद उन्होंने कहा है। अब सिखों को एससी लिस्ट में नहीं डालना था, लेकिन सिखों ने जब बोला कि हम सारे अधिकार हमारे जो मिले हुए सेफगार्ड्स उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमारी कुछ जातियों को एससी लिस्ट में डाल दीजिए। तो सरदार पटेल ने स्टेटमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि मैंने इनको बहुत मनाया एससी के लोगों को कि आप इनको ले लीजिए अपने फोल्ड में। तो मेरे बहुत मनाने के बाद, और उसमें बाबा साहब भी थे, बाबूजी भी थे और मनी चिन्नप्पा भी थे। तो इन लोगों को मैंने खूब मनाया, उसके बाद ये एग्री हुए हैं। तो वो हमारे इसमें नहीं थे, अब हमारे लिस्ट में हैं, हम ठीक है हो जाती है। कल को जाकर अकाली सरकार एक लिस्ट बाइफरकेट कर देती है और जो एससी की जाति है जो सिर्फ सिख धर्म को मानती है उसको ज़्यादा रिजर्वेशन दे देती है। तो बाकी जातियाँ बोलेंगी कि यार सिख बनने से तो ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है ऑब्वियसली राजनीति में। और हर स्टेट अपने अपने तरीके से फिर फ्री हो जाएगा। अभी एक सिंपल सी बात है, चंद्रबाबू नायडू ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि जिस जाति के लिए कर रहे थे वो जाति उनके साथ में है। इज इट नॉट? बिल्कुल। और वो जाति और क्यों हार रहे? चंद्रबाबू नायडू क्यों हार रहे? जब बाइफरकेट हो गया, आंध्र प्रदेश जब बाइफरकेट हो गया, तो ये जो मेजर कास्ट थी ये इधर आगे तेलंगाना में आ एब्सोल्युटली, इसलिए वहाँ चंद्रबाबू जीत ही नहीं सकता, कभी नहीं जीतेगा, इसलिए कभी नहीं जीतेगा, तकरीबन खत्म है उनकी राज। यस, तो दिट इज हाउ मैं आपको बोल रहा हूँ। ये यूपी में हो सकता है, ये महाराष्ट्र में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मतलब जब जिस पार्टी की सरकार आए वो अपने हिसाब से वो कर दे, फिर ये कैसे यस, और फिर आप लिटिगेशन में चले जाइए, आप उसको चैलेंज करते रहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो आपकी बात होनी नहीं है। तो हम लोग जो आर्गुमेंट कर रहे थे कि भाई हम लोग बैकवर्ड नहीं है, आप जबरदस्ती हमको बैकवर्ड क्यों बना रहे हैं, और पिछले 70-75 साल से आपने हमको बैकवर्ड बना के रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात को सुनना पड़ेगा कि हम लोग बैकवर्ड नहीं है, तो आप हमको बैकवर्ड जबरदस्ती क्यों बना रहे हो। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सोसाइटी ने इसको टेकअप करना चाहिए। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रूथ बोलना जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। ट्रूथ बोलना चाहिए। मैं कोर्ट को आज यही बोल रहा था, मैंने कई बार बोला कि यू कैन नॉट रीराइट द ट्रूथ हियर, यू विल हैव टू लिसन टू इट। सच है वो तो है ऑब्वियसली हम लोग बैकवर्ड नहीं है, हम लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट है, और शेड्यूल कास्ट करके 1935, 36 और 1947 में हमको आरक्षण मिला, आज़ादी के पहले से वो संविधान में आया है। तो जब हमको ऑलरेडी संविधान में आरक्षण मिल चुका है, तो 16(4) में बैकवर्ड वर्ड डाल के बाबा साहब हमको दोबारा और क्यों आर्टिकल लिखेंगे हमारे आरक्षण के लिए? कोई मतलब है? आप 16(4) क्यों लिखा गया? 16(4) इसलिए लिखा गया कि बाबा साहब को ओबीसी को आरक्षण देना था, संविधान सभा उसके खिलाफ थी। 340 इसलिए क्लॉज डाल के एक रास्ता उन्होंने फ्यूचर के लिए ओबीसी के लिए जानबूझकर उन्होंने इतना विरोध करके उन्होंने एक वर्ड डाला है, रास्ता खोला। उसमें पहला एक वर्ड क्या था? एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स, उसको सरकार आरक्षण दे सकती है। एनी क्लास ऑफ सिटीजन। जब बाबा साहब के हाथ में संविधान बनाने की भागदौड़ आई, उन्होंने उसमें बैकवर्ड वर्ड डाला, बवाल हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। बाबा साहब ने बहुत जम के उसका रिस्पॉन्स किया है,
बाद में आरक्षण मिला बैकवर्ड्स को। और इसी समय उसको डिबेट करते समय बिहार के चंद्रिका राम थे संविधान सभा में, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड वो है, बिहार में तो सारे लोग हरिजन कहते थे, तो इसीलिए उनका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बोल रहे हैं कि बैकवर्ड वो लोग हैं जो 3 वर्णों के नीचे और हरिजनों के ऊपर है। ये उन्होंने बोला है, शूद्र शूद्रों को बारे में उन्होंने बोला है, ये भी वर्ड बोला है। तो इसीलिए जो है संविधान सभा की जो बात है, उन्होंने तो संविधान लिखा है, तो जिन लोगों ने संविधान लिखा सुप्रीम कोर्ट उसको रीराइट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट रीराइट करके जो है दलितों की हकमारी कर रहा है और उनको जबरदस्ती बैकवर्ड बना रहा है। आई थिंक दिस मस्ट स्टॉप समवेयर। फाइनल कमेंट आपका इस पूरे मुद्दे पे? मुझे लगता है कि एक लंबी बैटल के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यस। तो ये थे नितिन मिश्राम जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और इस मामले के भी एक वकील हैं एक पक्ष के। तो जिस तरीके से तमाम आर्गूमेंट चल रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओपिनियन आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में फैसला कुछ भी हो सकता है। अब समाज इसको किस तरीके से लेता है और किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जाती है, वो देखना होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें।